कैसे आप सब। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे सीटेट का जो एफटी है, ठीक है, उसका एक सीरीज़ स्टार्ट किए हुए हैं। और एफटी मतलब क्या हुआ, फेवरेट टॉपिक, जिसमें से हम सीटेट जो है ना हमेशा क्वेश्चन जो है रिपीट करता है। और ये सब टॉपिक से जो है हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लेना। 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो आप देखिएगा कि हमारा जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहता है ना, उसमें से जो क्वेश्चन रहता है वो काफ़ी रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग फेवरेट टॉपिक जो है आपका सीटेट का, जहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ऐसे टॉपिक को स्टार्ट किए हुए हैं। और उसका हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे जहाँ पे 6 to 8 की सारी बुक का जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आज का जो है क्लास, ये हम लोग टॉपिक 1 रखे हैं, जिसमें हम लोग वायुमंडल की संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो वायुमंडल है ना, ये 5 परत में जो है विभाजित होता है, यानी 5 लेयर में विभाजित होता है। और उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहला जो क्वेश्चन आता है इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना, ये आपका सौरमंडल है, और फिर उसके बाद आपका समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर ब्रह्मंडल है, फिर बहिमंडल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही पूछ लीजिएगा कि भाई ये बताइए कि ये जो वायुमंडल की जो लेयर है वो उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताइए, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है, सबसे पहला जो लेयर है ये आपका सौरमंडल है, फिर उसके बाद जो है ये आपका सप्ताह मंडल है, देख सकते हैं आप, फिर उसके बाद मध्य मंडल है, फिर जो है ये आपका ब्रह्मंडल है, फिर बहिमंडल है। तो ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। पहला क्वेश्चन यहीं से आता है। अब हम लोग जो है सौरमंडल पे आते हैं। तो सौरमंडल सबसे नीचे वाला लेयर है, ठीक है ना। और ये वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण लेयर होता है। तो अगर पूछ दिया जाए कि ये बताइए वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी होती है, तो ये सौरमंडल है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितना है, तो 13 किलोमीटर तक है। तो यहाँ से अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है ऊंचाई से, लेकिन आपको याद रखना है कि इसकी ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है। और ये जो है इसी मंडल में, यानी जो हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है ना, तो इसी मंडल में जो रहता है मौजूद वायु में जो हम लोग सांस लेते हैं। और मौसम की लगभग जितनी घटनाएं होती है, जैसे वर्षा होती है, कोहरा होता है, ओला वर्षण होता है, इसी परत के अंदर आता है। ये दूसरा क्वेश्चन इसमें से बनता है कि भाई ये बताइए कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो कौन सी लेयर में जो होती है घटित होती है। तो भाई हम लोग बोलेंगे सौर मंडल में होती है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन बनता है। तीसरा जो है ना, समताप मंडल, सॉरी, नेक्स्ट जो है समताप मंडल, जो कि सेकंड वाला लेयर है या सेकंड वाली परत है। और सौर मंडल के जस्ट ऊपर वाला जो लेयर रहता है उसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं। अच्छा, ये जो है लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। आपको याद रखना है कि 15 आपका कितना तक है, 50 किलोमीटर तक है, 13 से 50 किलोमीटर तक है, ठीक है। अब ये परत जो है बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। अब इसमें से एक क्वेश्चन पूछता है समताप मंडल से, बताइए भाई ये कौन सा मंडल है जो कि मौसम संबंधी घटनाओं से बिल्कुल मुक्त होती है। तो फिर हम लोग बोलेंगे समताप मंडल होती है, ठीक है, सॉरी समताप मंडल होते हैं। और इसी कारण यहाँ पे मौसम संबंधी कोई भी घटना नहीं होता है ना। तो इसी के कारण जो होता है हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये जो है उपयुक्त माना जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है, ये बताइए हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सी जो लेयर है ना वो उपयुक्त होती है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, समताप मंडल बोलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसमें ओजोन गैस की परत होती है, और ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ये जो ओजोन लेयर होता है ना, ये ओजोन लेयर इसी में होता है, यानी ओजोन गैसेस किस में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन लेयर किस में रहता है, तो समताप मंडल में होता है। ओजोन लेयर करता क्या है, तो जो हानिकारक गैस किसके बारे में बोल रहा है, इंफ्रारेड के बारे में बोल रहा है। आपको पता है ना, ये काफ़ी जो रहता है हार्मफुल होता है, ठीक है, स्किन के लिए होता है, प्लांट एंड एनिमल सबके लिए होता है। तो ये जो लेयर होता है ना, पता है, ये समताप मंडल जो रहता है इसको ट्रैप कर लेता है ओजोन लेयर, सॉरी इंफ्रारेड को, और इसको ज़मीन पर नहीं आने देता है ना। तो इस तरीके से जो है ये हमें हार्मफुल और हानिकारक गैसेस से भी हमें ये बचा रहा है। तो ओजोन लेयर किस लेयर में किस में पाया जाता है, तो ओजोन लेयर जो है ये आपका समताप मंडल में पाया जाता है। ये तीसरा क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये आपका मध्य मंडल है, तीसरा वाला लेयर, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मध्य मंडल, क्योंकि ये बीच, बिल्कुल बीच वाला है। तो ये जो है समताप मंडल के जो ऊपर वाला लेयर होता है उसको मध्य मंडल कहते हैं। और इसकी ऊंचाई अगर पूछ लिया जाए तो 50 से लेकर जो आपका 80 किलोमीटर तक का जो होता है ऊंचाई, ये आपका मध्य मंडल इसमें आता है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड। अब इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, अच्छा ये बताइए
उल्कापिंड किस परत में आते ही जल जाता है, ठीक है। तो यह किस परत पे या किस लेयर पे प्रवेश करते ही जो है वो जल जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मध्यमंडल बोलेंगे। नेक्स्ट है ये ब्रह्मंडल। ब्रह्मंडल जो रहता है ना, इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये कौन सी मंडल होती है या कौन सी परत होती है या कौन सी लेयर होती है जिसमें वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान जो होता है अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, यानी बहुत ही ज़्यादा जो है तापमान भी बढ़ जाता है, तो हम लोग बोलेंगे ब्रह्मंडल होता है। आयन मंडल जो रहता है इसी परत का एक भाग है, ठीक है। आयन मंडल जो होता है ये इसी लेयर का ही जो है पार्ट है, आयन मंडल। और इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, तो 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक जो है ऊंचाई, इसको हम लोग ब्रह्मंडल कहते हैं। और इसमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं उसका तापमान जो रहता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये बताइए रेडियो संचार करने के लिए कौन सी लेयर जो रहती है उपयुक्त होती है या कौन सी लेयर का उपयोग किया जाता है, तो ये हम लोगों का ब्रह्मंडल होता है। तो वास्तव में पृथ्वी से जो प्रसारित रेडियो तरंगे हैं ये जो है इसी परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर जो है प्रवर्तित कर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपका बनता है। पहला तो ये बनता है कि भाई 3 क्वेश्चन इसमें से बनता है कि कौन सा ये मंडल है या कौन सा लेयर है जिसमें कि ऊंचाई के साथ जो है तापमान बढ़ता है, तो हम लोग बोलेंगे ब्रह्मंडल होता है। फिर हम लोग बोलेंगे आयन मंडल कौन सा परत में पाया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे ब्रह्मंडल में पाया जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ठीक है ये बताइए ब्रह्मंडल का ऊंचाई जो है कितना तक रहता है, तो 80 से 400 किलोमीटर तक रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि रेडियो संचार के लिए कौन सा मंडल जो रहता है उपयुक्त होता है, या रेडियो तरंग जो होता है किस पे पृथ्वी पर जो है पुनः परिवर्तित कर दिया जाता है, किसके द्वारा, तो हम लोग बोलेंगे कि ब्रह्मंडल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका बहिमंडल, जो कि आपका सबसे लास्ट वाला लेयर और सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, ठीक है। और इसको हम लोग बहिमंडल के नाम से जानते हैं। और तो इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वायु की पतली परत होती है, ठीक है, ये वायु की पतली परत होती है। हल्का गैस जैसे हुआ ना, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हुआ, वो इसी लेयर में जो रहता है तैरते रहता है, ठीक है। तो इसमें से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बस आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि हल्का गैस जो है कौन सा लेयर में तैरता है, तो भाई ये हम लोगों का बहिमंडल होता है, क्लियर है ना। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये जो टॉपिक है ना, ये सीटेट का मोस्ट FT है, मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, जिसमें सीटेट कभी भी क्वेश्चन जो है भूलता नहीं है इस टॉपिक से पूछने के लिए। कभी कभी अगर आप देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है यानी 5 साल या 10 साल तक का, तो आप देख सकते हैं इसमें से कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, ठीक है, 2 क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, क्योंकि अभी हम लोग भी देखें कि कई बार जो है इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन तो पूछ लिया जाता है, ठीक है। लेकिन अधिकतर हर टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन इस टॉपिक से जो है कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट टॉपिक। तो ऐसे ही हम लोग टॉपिक वाइज जो है एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो देखिए ये भी टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा कि पृथ्वी जो है ना एक प्याज की जैसा होता है। प्याज पता है ना, तो प्याज जैसा होता है ना, तो उसकी जो ऊपर वाला आप देखिए पोर्शन जो कि पिंक कलर का होता है, जो बहुत ही पतला होता है, बहुत ही मतलब कि अपने आप वो निकल जाता है, ठीक है। तो ठीक पृथ्वी पे जो है ये एक प्याज के जैसा होता है और उसका जो ऊपर वाला जो लेयर होता है तो वो बहुत ही पतला होता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे ठीक प्याज में जो ऊपर वाला पिंक वाला लेयर रहता है बहुत ही पतला रहता है, ठीक है। तो इसी तरह जो आपका पृथ्वी है वो भी जो है उसका ऊपर का जो लेयर रहता है बहुत ही पतला होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये जो है सबसे पतली परत होती है। और ये देखिए महाद्वीप सहिती में जो है 35 किलोमीटर रहता है, और अगर रही समुद्री सतह में जो है ये सिर्फ 5 किलोमीटर तक रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि जो महाद्वीप सहिती जो है ये किससे बना हुआ रहता है, तो सिलिका और एल्यूमिनियम से बना रहता है महाद्वीप सहिती, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, Cl कहते हैं। Cl मतलब क्या होता है, C मतलब सिलिका होता है और L मतलब एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। तो महाद्वीप सहिती जो है वो किससे बना हुआ रहता है, तो Cl से बना हुआ रहता है। और जो महासागर की जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो किससे बना रहता है, तो वो सीमे से बना हुआ रहता है। सीमे मतलब
क्या कहते हैं, स से सिलिका, एम से मैग्नीशियम। तो हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप जिसका सहिती जो रहता है 35 किलोमीटर तक रहता है, और महाद्वीप सहिती जो रहता है वो शील से बना रहता है। सीएल मतलब वो होता है सिलिका और एल्यूमिनियम। और महासागर का जो प्रॉपर्टी होती है या महासागर सहिती जो होती है वो सिर्फ 5 किलोमीटर तक रहता है, और वो किससे बना हुआ रहता है, तो वो आपका सीमे से बना रहता है। सीमे मतलब क्या होता है, स से सिलिकॉन और म से मैग्नीशियम होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ याद रखना है। और ठीक है, जैसे कि पिंक कलर जो निकलने के बाद उसके अंदर जो रहता है लेयर निकलता है प्याज में, तो वैसे ही उसके अंदर एक लेयर रहता है, पपट्टी के अंदर वाला जो पार्ट रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। और ये कितना तक होता है, तो 29 किलोमीटर गहराई तक रहता है। तो ये भी याद रखना पड़ेगा आपको कि 29 किलोमीटर गहराई तक रहता है। और जो सबसे अंदर वाला जो पार्ट रहता है ना, उसको हम लोग क्रॉड कहते हैं। इसका मतलब 3 लेयर हुआ, पहला ये अंदर वाला, ठीक है, ये हो गया क्रॉड, और ये जो है ये आपका क्या हो गया, मेंटल हो गया, और जो ये ऊपर वाला लेयर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं। तो 3 लेयर समझ में आ गया, ये आपको फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड लेयर है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हो गया और ये मेंटल हो गया जो कि 29 किलोमीटर तक है। फिर आपका नेक्स्ट जो है ये आपका क्रॉड है। और ये जो क्रॉड है ना, उसकी जो त्रिज्या है ना वो कितना है, तो लगभग 35 किलोमीटर है क्रॉड का। और ये क्रॉड किससे बना हुआ रहता है, तो ये निकल और लोहे से बना हुआ रहता है, इसलिए इसको हम लोग नीफे कहते हैं। क्या कहते हैं, नीफे। एन से हो गया निकल और एफ से हो गया फेरस, ठीक है, निकल और लोहा, क्योंकि फेरस क्या हो गया, लोहा हो गया, ठीक है। तो केंद्र कोट का जो तापमान रहता है और जो दाब होता है, मतलब टेम्परेचर प्रेशर जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो क्रॉड का त्रिज्या कितना होता है, तो 35 किलोमीटर रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे देखिए कि पृथ्वी का जो आयतन का केवल 1% जो रहता है ना, वही प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं प्याज का जो ऊपर वाला लेयर रहता है बहुत ही पतला रहता है, हम लोग 1% उसको ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पृथ्वी का जो ऊपर वाला जो मतलब लेयर होता है प्रॉपर्टी, वो केवल 1% होता है, बाकी 84%, ठीक है, और 84% ये मेंटल होता है, और 15% जो रहता है ना, ये क्या रहता है, क्रॉड रहता है। तो ये भी याद रखिएगा। और पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, तो 6371 किलोमीटर है। ये किसका क्या प्रतिशत है, तो सॉरी किसकी त्रिज्या है, तो ये पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स ये देखिए जैसे कि महाद्वीप प्रॉपर्टी जो है, ये आपका महाद्वीप प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये महासागर प्रॉपर्टी है। तो ये महाद्वीप प्रॉपर्टी जो है, ये इसकी जो प्रॉपर्टी है कितना किलोमीटर तक है, 35 किलोमीटर तक है, और महासागर का कितना, तो बस 5 किलोमीटर तक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल एवं खनिज। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। तो देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है, तो जो पृथ्वी का प्रॉपर्टी होता है ना, वो अलग अलग प्रकार का सेल से बना हुआ रहता है। सेल तो समझ रहे ना आप, सेल हम लोग पत्थर को कहते हैं। तो सेल होता है क्या है, प्रॉपर्टी जो है ना, ये खनिज पदार्थ का किसी भी प्राकृतिक पिंड से बना हुआ रहता है, और उस प्राकृतिक पिंड को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, जो कि अलग अलग रंग का हो सकता है, आकार का हो सकता है, गठन का हो सकता है। प्रॉपर्टी क्या था, तो प्रॉपर्टी पृथ्वी का जो ऊपर का जो लेयर था ना, उसको हम लोग प्रॉपर्टी कह रहे थे, जो बहुत ही पतला था, मात्र 1% है। मात्र कितना है, 1% है। मतलब हम लोग कैसे कह सकते हैं कि जैसे प्याज का जो ऊपर वाला लेयर रहता है ना, पिंक वाला बहुत ही पतला रहता है, तो वैसे ही जो है ये आपका प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो देखिए ये जो पत्थर है, ये जो सेल है, ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है अग्नेय शेल, जिसको हम लोग इंग्लिश में इग्नियस रॉक कहते हैं। फिर दूसरा जो होता है अवसादी होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। तीसरा जो होता है केंद्रित शिल होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये इग्नियस रॉक क्या होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है अंतभेदी सेल और एक होता है बहिर्भेदी सेल, ठीक है। ये इग्नियस रॉक होता है जो है, अग्नेय सेल 2 प्रकार का है, एक अंतभेदी सेल होता है और एक जो होता है
बहिर्वेदी सेल होता है। इसको हम लोग, ये जो अग्नेय सेल है इसको हम लोग प्राथमिक सेल भी कहते हैं। तो अग्नेय सेल कैसा सेल है? प्राथमिक सेल है। होता क्या है ना, आप लावा जानते हैं, जब ज्वालामुखी फटता है ना तो अंदर से लावा निकलता है, ठीक है। ये लाल द्रविड मैग्मा हम लोग कहते हैं, ये आग की तरह होता है। और जैसे ही ये ज़मीन से बाहर निकलता है ना, तो जब ये ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो पता है ये किस में परिवर्तित हो जाता है? ये सेल में परिवर्तित हो जाता है। और ये जब सेल बनता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहिर्वेदी सेल कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो लावा जो होती है ना, ये जो लावा जो रहता है ज़मीन के अंदर ही रह जाता है, ठीक है। यानी कुछ, ये आपका ज़मीन है, बहुत सारा लावा इधर निकल गया, ठीक है, ज़मीन के बाहर निकल गया, बहुत सारा लावा जो है अभी आपका ज़मीन के अंदर भी है। तो जब ये ज़मीन के अंदर रहेगा और ठंडा हो जाता है, तो ये भी जो है आपका किस में परिवर्तित हो जाता है? रॉक में, यानी सेल में परिवर्तित हो जाता है। और जो अंदर वाला जो सेल मतलब जो अंदर वाला लावा रहता है जो कि सेल में परिवर्तित हो गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग अंतवेदी सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतवेदी अग्नेय सेल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि एग्जाम्पल में क्या हो गया? उदाहरण में बेसाल्ट हो गया। बेसाल्ट जो है ना बहिर्वेदी अग्नेय सेल होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इसकी संरचना कैसा होता है? तो महीन दाना क्या होता है? महीन दाना से बना हुआ रहता है बेसाल्ट, यानी हम लोग कह सकते हैं कि बहिर्वेदी सेल जो रहता है महीन दाने वाला रहता है, ठीक है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, ठीक है। और ये जो अंतभेदी सेल होता है ना, ये सेल जो है, इसका उदाहरण क्या हो गया? ग्रेनाइट हो गया। ये कैसा दाना से बना रहता है? तो ये आपका बड़े दाने का रूप ले लेते हैं, बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। तो याद रखिएगा कि जो अंतवेदी सेल है ये बड़े दानों का रूप लेता है, ठीक है, यानी ये बड़े दाने से बना रहता है। तो ये समझ में आ गया। उदाहरण क्या हो गया? ग्रेनाइट हो गया। तो ये था आपका अग्नेय सेल। दूसरा जो होता है ना, इसको हम लोग औषाधी सेल कहते हैं, औषाधी सेल कहते हैं। देखिए, जब बड़ा बड़ा पत्थर जो है एक दूसरे से टकराता है, या कभी जो ये पत्थर होता है ना लुढ़कता है, कभी किसी से टकराता है, ठीक है, तो ये छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे कण में जो है ना ये टूट जाता है। जैसे बालू होता है ना, आप देखे होंगे, उसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये जो है ना कभी पानी से, कभी हवा से एक जगह से दूसरी जगह जो है आके जमा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आके ये जमा हो गया, कुछ दिन के बाद फिर से यहाँ आया, फिर जमा हो गया, कुछ दिन के बाद यहाँ फिर आया, फिर जमा हो गया, कुछ दिन के बाद फिर जमा हो गया। तो इसी तरीके से ये जमा होते होते नीचे धंस जाता है। और जब बहुत ही इस पे उच्च दाब और ताप, यानी हाई प्रेशर और टेम्परेचर जब इस पे पड़ेगा, तो धीरे धीरे जो है ये किस में परिवर्तित हो जाता है? औषाधी सेल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो औषाध से बना हुआ रहता है, इसीलिए ये जो पत्थर बनता है इसको हम लोग औषाधी सेल कहते हैं। अब देखिए, इसमें जीवाश्म भी हो सकते हैं। जीवाश्म होता क्या है? ठीक है, जीवाश्म जो होते हैं ना, छोटे पौधे या आपका जंतु होता है जीवाश्म। एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आके बालू जो है कहीं से बह के यहाँ पे आके जमा हो गया, अब यहाँ कुछ कीड़ा मकोड़ा आया, कुछ पेड़ पौधे उग गए, ठीक है, फिर कभी हवा आया, तूफान आया, फिर से यहाँ बालू आके जमा हो गया, अब ये तो मर गया ना, फिर इसके ऊपर क्या हुआ, कुछ जानवर कुछ कीड़ा मकोड़ा आ गया, कुछ पेड़ पौधे उग गए, ठीक है, कुछ पेड़ पौधे यहाँ पे उग गए, फिर से हवा तूफान आया, फिर से इसके ऊपर बालू आके जमा हो गया। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है? जीवाश्म भी पाया जाता है, ठीक है। तो अब क्या है कि भाई ये अग्नेय सेल और ये औषाधी सेल, ठीक है, ये दोनों तरीके का सेल है। अब इस पे जो है फिर से मतलब उच्च दाब लगता है और ताप लगता है, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर हम लोग कह सकते हैं। जब इस पे हाई प्रेशर और टेम्परेचर लगता है, और औषाधी सेल में भी हाई प्रेशर और टेम्परेचर जब लगता है, यानी उच्च दाब और ताप, तो ये फिर से जो है एक अलग सेल में परिवर्तित हो जाता है। और इसी सेल को हम लोग क्यांत्रित सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यांत्रित सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या बोलता है, जैसे कि चीनी मिट्टी जो है, चीनी मिट्टी पे जो है जब उच्च दाब और ताप पड़ता है तो ये प्लेट में परिवर्तित हो जाता है। चूना पत्थर जो है जब इस पे उच्च दाब और ताप पड़ता है तो ये संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्यांत्रित सेल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्यांत्रित सेल कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये मैग्मा है, ठीक है, मैग्मा जो है अग्नेय सेल में परिवर्तित हुआ। अग्नेय सेल में जब कभी
जाता है हवा, मतलब कि ये जब टकराता है एक दूसरे से तो छोटे छोटे ये में टूट जाता है, और जिसको हम लोग औषाद कहते हैं। क्या कहते हैं? औषाद कहते हैं। फिर इसी यही औषाद जो है सेल में परिवर्तित हो जाता है, इसको हम लोग औषादी सेल कहते हैं। अब ये जो औषादी सेल है और ये जो अग्नेय सेल है, दोनों पे उच्च दाब और ताप पड़ता है तो ये क्यांत्रित सेल में परिवर्तित हो जाता है, और ये क्यांत्रित सेल जो है फिर से लावा के रूप में जो है बाहर आता है, और कभी जो है आपका मैग्मा के रूप में बाहर आता है, और फिर से ये सेल में परिवर्तित हो जाता है, अग्नि सेल में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल चक्र कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल चक्र कहते हैं। तो भाई ये देखिए, ये क्वेश्चन, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो लाल किला है ना, ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और ये ताजमहल जो है ना, ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना, ताजमहल किससे बना हुआ है? सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। संगमरमर कैसा था? क्यांत्रित सेल था। और ये लाल किला जो है किससे बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट फेवरेट टॉपिक क्या है? तो जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन जो है ना, बस ये डायग्राम आपको दिया हुआ रहेगा और इस डायग्राम से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले देखते हैं कि क्या है। तो इसको हम लोग चक्रवाती वर्षा कहते हैं। इसमें क्या है? देखिए, ये ठंडी वायु इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, और जो गर्म हवा जो होता है ना, वो ऊपर, जैसे गर्म हवा क्या होता है ना, मतलब कि हल्का होता है, तो हल्का होता है तो वो क्या करेगा? ऊपर की ओर चला जाता है। तो ये गर्म हवा जो है ऊपर की ओर चला जाता है, और उसका जगह कौन ले लेगा? ठंडा हवा ले लेता है। क्योंकि ठीक है, ठंडा हवा जैसे कि स्पेस खाली हो गया तो उसकी जगह कोई ना कोई तो आएगा ही ना। तो गर्म हवा ऊपर की ओर चला जाता है क्योंकि वो हल्का होता है, और ठंडा हवा जो रहता है भारी रहता है, तो वो धीरे धीरे उस जगह को ले लेता है। अब गर्म हवा जो है ऊपर चला जाता है, तो ये क्या होता है आपको पता है ना, जैसे कि हम लोग वेपराइजेशन, वाष्पीकरण देख पढ़े थे, वो जो है धीरे धीरे ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद जो है वो पानी बन के जो है नीचे आता है, जिसको हम लोग वर्षा कहते हैं, और इसी को हम लोग चक्रवाती वर्षा कहेंगे। क्या कहेंगे? चक्रवाती वर्षा कहेंगे। तो इसमें क्या रहेगा? आपको ये डायग्राम दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सी वर्षा है। ठीक है, ये पहले प्रीवियस टाइम में जो है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस तरीके से डायग्राम देके बहुत बार ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब ये देखिए, पर्वतीय पवन क्या होता है, इसमें आर्द्र वायु क्या होता है। देखिए, आर्द्र वायु क्या होता है। सबसे पहले हम लोग आर्द्र के बारे में आर्द्रता के बारे में डिस्कस करते हैं कि होता क्या है। तो जब जल पृथ्वी यानी विभिन्न जलाशय से वाष्पित होती है, मतलब जब भाप बन जाता है, तो ये जलवाष्प बन जाता है। ठीक है, और वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। मतलब ये भेपर बन गया, भाप बन गया। अब ये भाप जो रहता है वो कहाँ चला जाएगा? वो तो उड़ के हवा में चला जाएगा ना। अब वो जो हवा में यानी जो वायु में जो भाप है, ठीक है ना, उसी को हम लोग आर्द्रता कहते हैं। क्योंकि ये भी तो आपका एक तरह का भाप जो है, एक तरह का हवा टाइप का हो गया, तो कहाँ जाएगा? ये वायु में रहेगा। तो जो ये वायु में जो भाप है उसी को हम लोग आर्द्रता कहते हैं। तो जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, उसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, और इस प्रकार ये और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, और एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि क्या होता है कि गर्मी के समय में क्या होता है, हवा बहुत ही गर्म हो जाता है, तो जिसके कारण जो रहता है जल वाष्प, मतलब वेपर जो रहता है, पानी जो रहता है, बहुत ही जल्दी जो रहता है वो भाप बन जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि आर्द्र कहेंगे। अधिक आर्द्र हो जाती है वो दिन में, मतलब इस प्रकार ये और अधिक आर्द्र हो जाती है, मतलब और भी ज़्यादा जो रहता है हवा में आपका भाप रहता है। तो आर्द्र दिन में, ठीक है, यानी दोपहर के टाइम हम लोग कह सकते हैं, कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता। उस समय पसीना जो रहता है आसानी से नहीं सूखता और हमें असहज महसूस करते हैं। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा। तो जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है, और जल वाष्प संगठित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक ही समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती कि ये वायु में तैर ना सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है,
जल वाष्प संघटित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं और बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। ठीक है, अब ये ऊपर चला गया, ठीक है, और ये जो है ठंडा हो गया, पानी बना लिया, और बादल जो रहता है इसी को हम लोग कहते हैं। तो जब ये बहुत ही भारी हो जाता है तो ये जो है नीचे पानी के रूप में बहने लगता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अदरा वायु जो है किस तरीके से पहाड़ की ओर जा रही है, और ऊपर जब आपका पानी जो रहता है ठंडा होने लगता है, और फिर वो जो है बादल जो है जब बहुत ही भारी हो जाता है तो फिर से वो पानी के रूप में नीचे गिरने लगता है। तो इसको हम लोग पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए यहाँ पे पर्वत का जो है आपका फिगर दिया हुआ रहेगा, तो इससे जान जाइएगा कि ये पर्वतीय वर्षा है ना। तो ये भी आपका डायग्राम दिया हुआ रहेगा, आपसे पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट जो देख रहे हैं ये आपका सौवर्णी वर्षा है। इसमें जैसे कि क्या है, गर्म वायु जो है ऊपर की ओर जाता है और जो है वर्षा होती है, इसमें कुछ नहीं है। तो बस ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से फिगर से ठीक है ऐसे ही फिगर आपको दिया हुआ रहेगा। और जैसे ये डेजर्ट इलाका है, ठीक है ना, तो और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सी वर्षा है। तो देखिए क्या बोल रहा, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं और इनके इंजन से निकली गर्मी संघनित हो जाती है। वायु की गतिमान न रहने की स्थिति में ये संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भूम जल वर्षा जल ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों में पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, जो कि अभी हम लोग तीनों डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ से जो है आपका जो है फिगर के अकॉर्डिंग ही जो है फिगर के द्वारा ही जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सी वर्षा है। ठीक है, या किस तरीके कितने प्रकार की वर्षा दिया हुआ रहेगा, तो इसमें 3 दिया रहेगा, चौथा दिया रहेगा, तो आप इजिली फाइंड आउट कर लीजिएगा कि कौन सा जो है आपका वर्षा का प्रकार नहीं है। तो नेक्स्ट जो है इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आप सब तो हम लोग सीटेट का एफटी टॉपिक को स्टार्ट किए हुए हैं और इसकी एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं जो कि क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी की जो बुक है उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एफटी मतलब क्या हो गया, फेवरेट टॉपिक हो गया, जहाँ से सीटेट जो है कभी भी भूलता नहीं है क्वेश्चन पूछने में। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि अगर आप 6 to 8 की सिर्फ एनसीईआरटी बुक को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो है एसएसटी को क्लियर करने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन एक बार आप प्रीवियस से क्वेश्चन एनालिसिस कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कम मेहनत में भी कैसे जो है यहाँ पे अच्छे मार्क्स एसएसटी में ला सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना है, 5 से लेकर 10 साल, अगर आप 5 साल भी अगर 10 साल तक का नहीं कर सकते तो 5 साल भी आपके लिए एनफ रहेगा। ठीक है ना, तो 5 साल तक का एटलीस्ट जो है प्रीवियस से क्वेश्चन एनालिसिस करना है। और साथ में क्या करना है, आपका एसएसटी का जो 6 to 8 का जो बुक है ना उसका एमसीक्यू कर लेना है, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना उसको करना है। ठीक है, अगर आप चैप्टर नहीं भी पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी है। और ऐसे ही जो है हम लोग प्रीवियस से क्वेश्चन कर रहे हैं, फेवरेट टॉपिक कर रहे हैं, और साथ में जो है हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी कर रहे हैं। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू से जो है आपका एटलीस्ट 20 मार्क्स जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, जो कि 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है ये पवन है। अब देखिए इससे भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन आता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पवन होता क्या है, जब वायु जो है, जो हवा हम लोग जिसको कहते हैं, जब ये हाई टेम्परेचर, जिसको हम लोग उच्च दाब क्षेत्र कहते हैं, जिसको हम लोग हाई प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो उच्च दाब क्षेत्र से आपका निम्न दाब क्षेत्र की ओर जब हवा जो है बहती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग कहते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब बहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये बताइए कि पवन कितने प्रकार की होती है, आपको इस चीज की इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो पवन जो होती है 3 प्रकार की होती है। एक अस्थाई पवन होता है, अस्थाई मतलब लोग क्या कहते हैं, परमानेंट होता है। तो व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवन है, अस्थाई पवन है। कौन सा पवन अस्थाई पवन है, तो हम लोग बोलेंगे व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवन जो है ये अस्थाई पवन है। ये वर्ष पर लगातार नीचे दिशा में चलती है, मतलब एक ही दिशा में जो है ये फ्लो करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये मौसमी पवन है। तो मौसमी पवन जो है ये विभिन्न
विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवन है। तो मौसमी पवन क्या हो गया, म से ही आपका मानसूनी हो गया, ठीक है। तो बस म से म, तो याद रखिएगा मौसमी में क्या हो जाएगा, मानसूनी पवन। ये इसका उदाहरण है। ये क्या होता है ना, विभिन्न ऋतु मतलब कि विभिन्न ऋतु में अपनी दिशा बदलती रहती है। मतलब ऋतु मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो सीजन है अलग अलग सीजन में ये अलग अलग दिशा में बहती है। अगर हम लोग उदाहरण लें तो मानसूनी पवन हो गया। नेक्स्ट है अस्थाई पवन। स्थानीय पवन। स्थानीय मतलब क्या होता है, किसी स्पेसिफिक एरिया में, किसी स्पेसिफिक एरिया में अगर हम लोग बोले जैसे समुद्री इलाका में चले जाते हैं, ठीक है, या अगर हम लोग रेगिस्तान में चले जाते हैं तो वहाँ रेगिस्तान में कैसा लू चलता है ना, तो वो किसी एक स्पेसिफिक जगह पे हो रहा है, वो हर जगह पे नहीं बह रहा है। अगर किसी समुद्री इलाके पे चले जाते हैं तो वहाँ देखेंगे ठंडी ठंडी हवा बह रहा है, तो ठीक है, वो ठंडी हवाएं जो है हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे है, इसलिए इसको हम लोग स्थानीय पवन कहेंगे। तो ये पवन किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल या समुद्र समीर। क्यों, क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र को गर्म या शुष्क स्थानीय पवन याद है, इसे लू कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम रेगिस्तान का एग्जांपल दिए, तो समझ में आ गया। अब यहाँ से तीन क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भाई वो भी इसके टाइप से आता है कि कौन सा पवन क्या है। तो आपको इसका इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए कि स्थानीय पवन होता है, मौसमी पवन होता है और स्थानीय पवन होता है। और तीनों का एग्जाम्पल होना चाहिए कि व्यापारिक पवन और पूर्वी पवन, ये जो है स्थानीय पवन का, अस्थायी पवन का उदाहरण है, और मानसूनी पवन जो है मौसमी पवन का उदाहरण है, ठीक है। और स्थानीय पवन के बारे में तो आप समझ ही गए। तो ये था दूसरा टॉपिक हमारा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम लोग बहुत ही छोटा छोटा क्लास, बहुत ही छोटा छोटा क्लास में जो है एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे, ताकि आपका एक एक क्वेश्चन वहां से क्लियर होता जाए। कैसे आप सब। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे सीटेट का जो एफटी है, ठीक है, उसका एक सीरीज़ स्टार्ट किए हुए हैं। और एफटी मतलब क्या हुआ, फेवरेट टॉपिक, जिसमें से हम सीटेट जो है ना हमेशा क्वेश्चन जो है रिपीट करता है। और ये सब टॉपिक से जो है हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लेना। 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो आप देखिएगा कि हमारा जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहता है ना, उसमें से जो क्वेश्चन रहता है वो काफ़ी रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग फेवरेट टॉपिक जो है आपका सीटेट का, जहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ऐसे टॉपिक को स्टार्ट किए हुए हैं। और उसका हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे 6 to 8 की सारी बुक का जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आज का जो है क्लास, ये हम लोग टॉपिक 1 रखे हैं, जिसमें हम लोग वायुमंडल की संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा जो वायुमंडल है ना, ये 5 परत में जो है विभाजित होता है, यानी 5 लेयर में विभाजित होता है। और उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहला जो क्वेश्चन आता है इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना, ये आपका शोभ मंडल है, और फिर उसके बाद आपका समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर ब्रह्म मंडल है, फिर बही मंडल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही पूछ लीजिएगा कि भाई ये बताइए कि ये जो वायुमंडल की जो लेयर है, वो उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताइए, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है, सबसे पहला जो लेयर है ये आपका सौर मंडल है, फिर उसके बाद जो है ये आपका सप्ताह मंडल है, देख सकते हैं आप, फिर उसके बाद मध्य मंडल है, फिर जो है ये आपका ब्रह्म मंडल है, फिर वही मंडल है। तो ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। पहला क्वेश्चन यहीं से आता है। अब हम लोग जो है शोभ मंडल पे आते हैं। तो शोभ मंडल सबसे नीचे वाला लेयर है, ठीक है ना, और ये वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण लेयर होता है। तो अगर पूछ दिया जाए कि ये बताइए वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी होती है, तो ये शोभ मंडल है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितना है, तो 13 किलोमीटर तक है। तो यहाँ से अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है ऊंचाई से, लेकिन आपको याद रखना है कि इसकी ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है। और ये जो है इसी मंडल में, यानी जो हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है ना, तो इसी मंडल में जो रहता है मौजूद वायु में जो हम लोग सांस लेते हैं। और मौसम की लगभग जितनी घटनाएं होती है, जैसे वर्षा होती है, कोहरा होता है, ओलावर्षण होता है, इसी परत के अंदर आता है। ये दूसरा क्वेश्चन इसमें से बनता है कि भाई ये बताइए कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो कौन सी लेयर में जो होती है घटित होती है। तो भाई हम लोग बोलेंगे शोभ मंडल में होती है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन बनता है। तीसरा जो है ना, समताप मंडल, सॉरी
नेक्स्ट जो है समताप मंडल, जो कि सेकंड वाला लेयर है या सेकंड वाली परत है, और सौर मंडल के जस्ट ऊपर वाला जो लेयर रहता है उसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं। अच्छा, ये जो है लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। आपको याद रखना है कि 15 आपका कितना तक है, 50 किलोमीटर तक है, 13 से 50 किलोमीटर तक है, ठीक है। अब ये परत जो है बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। अब इसमें से एक क्वेश्चन पूछता है समताप मंडल से, बताइए भाई ये कौन सा मंडल है जो कि मौसम संबंधी घटनाओं से बिल्कुल मुक्त होती है? तो फिर हम लोग बोलेंगे समताप मंडल होती है, ठीक है, सॉरी समताप मंडल होते हैं। और इसी कारण यहाँ पे मौसम संबंधी कोई भी घटना नहीं होता है ना, तो इसी के कारण जो होता है हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये जो है उपयुक्त माना जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है, ये बताइए हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सी जो लेयर है ना वो उपयुक्त होती है? तो हम लोग क्या बोलेंगे, समताप मंडल बोलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसमें ओजोन गैस की परत होती है और ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ये जो ओजोन लेयर होता है ना, ये ओजोन लेयर इसी में होता है, यानी ओजोन गैसेस किस में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन लेयर किस में रहता है, तो समताप मंडल में होता है। ओजोन लेयर करता क्या है, तो जो हानिकारक गैस किसके बारे में बोल रहा है, इंफ्रारेड के बारे में बोल रहा है। आपको पता है ना ये काफ़ी जो रहता है हार्मफुल होता है, ठीक है, स्किन के लिए होता है, प्लांट एंड एनिमल सबके लिए होता है। तो ये जो लेयर होता है ना, पता है, ये समताप मंडल जो रहता है इसको ट्रैप कर लेता है ओजोन लेयर, सॉरी इंफ्रारेड को, और इसको ज़मीन पर नहीं आने देता है ना। तो इस तरीके से जो है ये हमें हार्मफुल और हानिकारक गैसेस से भी हमें ये बचा रहा है। तो ओजोन लेयर किस लेयर में किस में पाया जाता है, तो ओजोन लेयर जो है ये आपका समताप मंडल में पाया जाता है। ये तीसरा क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये आपका मध्य मंडल है, तीसरा वाला लेयर, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मध्य मंडल, क्योंकि ये बीच बिल्कुल बीच वाला है। तो ये जो है समताप मंडल के जो ऊपर वाला लेयर होता है उसको मध्य मंडल कहते हैं, और इसकी ऊंचाई अगर पूछ लिया जाए तो 50 से लेकर जो आपका 80 किलोमीटर तक का जो होता है ऊंचाई, ये आपका मध्य मंडल इसमें आता है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड। अब इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, अच्छा ये बताइए उल्का पिंड किस परत में आते ही जल जाता है, ठीक है, तो या किस परत पे या किस लेयर पे प्रवेश करते ही जो है वो जल जाता है? तो हम लोग क्या बोलेंगे, मध्य मंडल बोलेंगे। नेक्स्ट है ये ब्रह्मंडल। ब्रह्मंडल जो रहता है ना, इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये कौन सी मंडल होती है या कौन सी परत होती है या कौन सी लेयर होती है जिसमें वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान जो होता है अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, यानी बहुत ही ज़्यादा जो है तापमान भी बढ़ जाता है। तो हम लोग बोलेंगे ब्रह्मंडल होता है। आयन मंडल जो रहता है इसी परत का एक भाग है, ठीक है। आयन मंडल जो होता है ये इसी लेयर का ही जो है पार्ट है, आयन मंडल। और इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, तो 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक जो है ऊंचाई, इसको हम लोग ब्रह्मंडल कहते हैं। और इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं उसका तापमान जो रहता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये बताइए रेडियो संचार करने के लिए कौन सी लेयर जो रहती है उपयुक्त होती है या कौन सी लेयर का उपयोग किया जाता है? तो ये हम लोगों का ब्रह्मंडल होता है। तो वास्तव में पृथ्वी से जो प्रसारित रेडियो तरंगे हैं ये जो है इसी परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर जो है प्रवर्तित कर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, तो इसमें से दो क्वेश्चन आपका बनता है। पहला तो ये बनता है कि भाई 3 क्वेश्चन इसमें से बनता है कि कौन सा ये मंडल है या कौन सा लेयर है जिसमें कि ऊंचाई के साथ जो है तापमान बढ़ता है, तो हम लोग बोलेंगे ब्रह्मंडल होता है। फिर हम लोग बोलेंगे आयन मंडल कौन सा परत में पाया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे ब्रह्मंडल में पाया जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ठीक है ये बताइए ब्रह्मंडल का ऊंचाई जो है कितना तक रहता है, तो 80 से 400 किलोमीटर तक रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि रेडियो संचार के लिए कौन सा मंडल जो रहता है उपयुक्त होता है, या रेडियो तरंग जो होता है किस पे पृथ्वी पर जो है पुनः परिवर्तित कर दिया जाता है, किसके द्वारा, तो हम लोग बोलेंगे कि ब्रह्मंडल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका बहिमंडल, जो कि आपका सबसे लास्ट वाला लेयर और सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, ठीक है, और इसको हम लोग बहिमंडल के नाम से जानते हैं। और तो इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वायु की पतली परत होती है, ठीक है, ये वायु की पतली परत होती है। हल्का गैस जैसे हुआ ना, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हुआ, वो इसी लेयर में जो रहता है तैरते रहता है, ठीक है। तो इसमें से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बस आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि हल्का गैस जो है कौन सा लेयर में तैरता है, तो भाई ये हम लोगों का बहिमंडल होता है। क्लियर है ना? तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक
ये जो टॉपिक है ना, ये सीटेट का मोस्ट एफटी है, मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, जिसमें सीटेट कभी भी क्वेश्चन जो है भूलता नहीं है इस टॉपिक से पूछने के लिए। कभी कभी अगर आप देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है यानी 5 साल या 10 साल तक का, तो आप देख सकते हैं इसमें से कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, क्योंकि अभी हम लोग भी देखें कि कई बार जो है इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन तो पूछ लिया जाता है। ठीक है, लेकिन अधिकतर हर टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन इस टॉपिक से जो है कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट टॉपिक। तो ऐसे ही हम लोग टॉपिक वाइज जो है एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू आप सब। तो हम लोग सीटेट का एफटी टॉपिक को स्टार्ट किए हुए हैं, और इसकी एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं जो कि क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी की जो बुक है उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एफटी मतलब क्या हो गया, फेवरेट टॉपिक हो गया, जहाँ से सीटेट जो है कभी भी भूलता नहीं है क्वेश्चन पूछने में। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि अगर आप 6 to 8 की सिर्फ एनसीईआरटी बुक को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो है एसएसटी को क्लियर करने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कम मेहनत में भी कैसे जो है यहाँ पे अच्छे मार्क्स एसएसटी में ला सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना है, 5 से लेकर 10 साल, अगर आप 5 साल भी अगर 10 साल तक का नहीं कर सकते तो 5 साल भी आपके लिए एनफ रहेगा। ठीक है ना, तो 5 साल तक का एटलीस्ट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करना है। और साथ में क्या करना है, आपका एसएसटी का जो 6 to 8 का जो बुक है ना उसका एमसीक्यू कर लेना है, और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना उसको करना है। ठीक है, अगर आप चैप्टर नहीं भी पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी है। और ऐसे ही जो है हम लोग प्रीवियस से क्वेश्चन कर रहे हैं, फेवरेट टॉपिक कर रहे हैं, और साथ में जो है हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी कर रहे हैं। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू से जो है आपका एटलीस्ट 20 मार्क्स जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, जो कि 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है ये पवन है। अब देखिए इससे भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन आता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पवन होता क्या है, जब वायु जो है, जो हवा हम लोग जिसको कहते हैं, जब ये हाई टेम्परेचर, जिसको हम लोग उच्च दाब क्षेत्र कहते हैं, जिसको हम लोग हाई प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो उच्च दाब क्षेत्र से आपका निम्न दाब क्षेत्र की ओर जब हवा जो है बहती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग कहते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब बहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये बताइए कि पवन कितने प्रकार की होती है, आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो पवन जो होती है 3 प्रकार की होती है। एक अस्थाई पवन होता है, अस्थाई मतलब लोग क्या कहते हैं, परमानेंट होता है। तो व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवन है, अस्थाई पवन है। कौन सा पवन अस्थाई पवन है, तो हम लोग बोलेंगे व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवन है जो है ये अस्थाई पवन है। ये वर्ष भर लगातार नीचे दिशा में चलती है, मतलब एक ही दिशा में जो है ये फ्लो करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये मौसमी पवन है। तो मौसमी पवन जो है ये विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवन है। तो मौसमी पवन क्या हो गया, माँ से ही आपका मानसूनी हो गया। ठीक है, तो बस माँ से माँ, तो याद रखिएगा मौसमी में क्या हो जाएगा, मानसूनी पवन, ये इसका उदाहरण है। ये क्या होता है ना, विभिन्न ऋतु मतलब कि विभिन्न ऋतु में अपनी दिशा बदलती रहती है। मतलब ऋतु मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो सीजन है अलग अलग सीजन में ये अलग अलग दिशा में बहती है। अगर हम लोग उदाहरण लें तो मानसूनी पवन हो गया। नेक्स्ट है अस्थाई पवन, स्थानीय पवन। स्थानीय मतलब क्या होता है, किसी स्पेसिफिक एरिया में अगर हम लोग बोले जैसे समुद्री इलाका में चले जाते हैं। ठीक है, या अगर हम लोग रेगिस्तान में चले जाते हैं तो वहाँ रेगिस्तान में कैसा लू चलता है ना, तो वो किसी एक स्पेसिफिक जगह पे हो रहा है, वो हर जगह पे नहीं बह रहा है। अगर किसी समुद्री इलाके पे चले जाते हैं तो वहाँ देखेंगे ठंडी ठंडी हवा बह रहा है। तो ठीक है, वो ठंडी हवाएं जो है हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे है, इसलिए इसको हम लोग स्थानीय पवन कहेंगे। तो ये पवन किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल या समुद्र समीर। क्यों, क्या आप को भारत के उत्तरी क्षेत्र को गर्म या शुष्क स्थानीय पवन याद है, इसे लू कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम रेगिस्तान के एग्जांपल दिए तो समझ में आ गया। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भाई वो भी इसके टाइप से आता है कि कौन सा पवन क्या है। तो आपको इसका इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए कि स्थानीय पवन होता है, मौसमी पवन होता है और स्थानीय पवन होता है। और तीनों का एग्जाम्पल होना चाहिए कि व्यापारिक पवन और पूर्वी पवन, ये जो है स्थानीय पवन का, अस्थायी पवन का उदाहरण है, और मानसूनी पवन जो है मौसमी पवन का उदाहरण है। ठीक है,
और स्थानीयपन के बारे में तो आप समझ ही गए हैं। तो ये था दूसरा टॉपिक हमारा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम लोग बहुत ही छोटा-छोटा क्लास, बहुत ही छोटा-छोटा क्लास में जो है एक-एक टॉपिक को क्लियर करते जाएँगे ताकि आपका एक-एक क्वेश्चन वहाँ से क्लियर होता जाए।